हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे यूटेरिया बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 1 से लेकर के 8 तक सारे के सारे क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। चलिए बिल्कुल भी ना देरी करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा जो सभ्यता था, यह जो था पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। कहाँ में है? माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो लकड़ी के ताबूत, ओखली, यह सब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। वही मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह लड़काना जिला पाकिस्तान। लड़काना जिला पाकिस्तान। और इसकी खुदाई किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं, सूती वस्त्र, इतना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार, अष्टानागार आदि ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में है। और यहाँ से फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। गोदीवाड़ा चावल की भूसी का साँच भी प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल दोनों जगह से चावल की भूसी का साँच प्राप्त हुआ है। यहाँ से सती प्रथा का प्रमाण भी हम लोग को मिलता है लोथल से ही। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, यह कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूता हुआ खेत का साँच यहाँ से प्राप्त हुआ है। वही मिट्टी का हल जो प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल यह प्राप्त हुआ है बनावली से। मिट्टी का हल बनावली से। धौलावीरा जो है कच्छ में है, जो कि गुजरात में है। और यह जो है 3 भागों में विभाजित था। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह जल नियोजित के लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि बता चुकी हूँ भी। चलो देख लीजिए। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में है। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, यह महाराष्ट्र में है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, यह कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। बताइएगा कौन सा है जो सही सुमेलित दिया गया है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। बिल्कुल, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलसरी का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है और यह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चंद्रगुप्त का जो सीमा था यह पश्चिम तक फैला हुआ था। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होता है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, यह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें जानकारी हमें प्राप्त होता है, पुलकेशिन द्वितीय ने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी क्या हैं? सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए चारों बौद्ध संगीति को ध्यान रखेंगे। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व। पहले डेट याद रखेंगे, 255 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था पहली सदी में हुआ था। अब हम लोग ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला आयोजन किया गया था, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। अब हम लोग शासक का याद रखेंगे। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु प्राप्त हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो यह हो जाएगा कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो यह हो जाएगा अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति के दरमियान शासक कौन था? तो यह कुषाण वंश का शासक कनिष्क।
कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब अध्यक्षता किसने किया था उसे ध्यान रखेंगे। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था तो महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था तो साबक मीर ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता मोगली पुतिस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था तो यह वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने किया था। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे तो अश्वघोष थे। कौन थे अश्वघोष। चलिए क्लियर हो गया होगा और इसका राइट आंसर मिल भी गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। कौन सा कथन है जो सिकंदर के बारे में सही दिया गया है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनानी था यह। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। यह तीनों के तीनों क्या है सही दिया गया है। घनानंद के समय में ही भारत पर आक्रमण किया था। विश्व विजेता का इसका सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो था यह अरबी था। कौन था अरबी था। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कहीं कहीं 711 दिया रहता है लेकिन एग्जैक्ट याद रखिएगा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। राजा कौन थे तो सिंध के राजा थे राजा दाहिर। इससे यह युद्ध लड़ता है और इसने जजिया कर को प्रारंभ किया था। जजिया कर को प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। लेकिन इससे 5 लोगों को मुक्त भी रखा था। कौन कौन 5 लोग थे उसे भी हम लोग याद रखेंगे। पहले जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे बुढ़ा व्यक्ति को इससे दूर रखा था। बुढ़ा तो इसका अपोजिट बच्चा को भी इससे दूर रखा था। अब ध्यान रखेंगे महिलाओं को भी दूर रखा था। जो मतलब कि पैसा नहीं कमा सकता था उसको इससे दूर रखा था। महिला के बाद विकलांग को रखा था दूर। विकलांग पे जजिया कर को नहीं लगाया था और ब्राह्मण पे जजिया कर को नहीं लगाया था। बूढ़ा, बच्चा, महिला, विकलांग और ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में पहली बार जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था तो जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर का शासक था, जैनुल आबदीन ने ही सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। लेकिन फिर से चालू कौन कर देता है तो यह कर देता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है फिर से चालू कर देता है। पूर्णतः कब समाप्त होता है तो पूर्णतः समाप्त होता है मोहम्मद शाह के समय, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद गजनवी का एक प्रमुख युद्ध है आक्रमण है 1025 ईस्वी में सोमनाथ पे आक्रमण किया था। सोमनाथ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का 3 युद्ध याद रखिएगा। सबसे पहले आक्रमण तो किया था 1175 ईस्वी में। 1175 से पहला बार आक्रमण किया था भारत पर। 1178 में भीम द्वितीय के हाथों यह पराजित हो गया था। 1191 में मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। वही तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया था। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के ससुर जो थे, इन्हीं की बेटी संयोगिता से इन्होंने विवाह किया था। वही संयोगिता के कारण ही मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। उसके बाद 1194 में अपने ससुर को, मतलब पृथ्वीराज चौहान के ससुर हुए जयचंद, जो कि गढ़वाल के शासक थे। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। जियाउद्दीन बर्नी। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या है तबकात ए नासरी। अमीर खुसरो ने 8 कितने वंशों का शासन देखा था, कितने शासनों का शासनकाल देखा था तो 8।
याद रखिएगा। जियाउद्दीन बनी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, यह सब दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक थे, जबकि अब्बास खास सरवानी जो हैं यह नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया यह 7 शासकों के शासनकाल को देखे थे। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो यह थे निजामुद्दीन औलिया ही, जिनका दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में ही है, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का। तबला का जनक कहा जाता है, कवाली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, तूतिए हिंद कहा जाता है, जन्म यूपी के एटा में हुआ है। यह सब ध्यान रखिएगा। मिन्हाज उस सिराज से हमें जानकारी मिलती है गुलाम वंश का, गुलाम वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है SSC MTS में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? किसने आलोचना किया था? क्या हो जाएगा? बदायूनी ने, बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। पुराना किला का निर्माण आज ही मैं बताई थी, ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में बताइएगा पुराना किला का निर्माण किसने करवाया है? तो शेरशाह सूरी ने। कहाँ करवाया है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, यह सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और लाल किला का भी निर्माण करवाया है आगरा में अकबर ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? यह हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? दूसरा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तीसरा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बताइएगा। प्रथम हुआ था मद्रास की संधि के तहत समाप्त, दूसरा हुआ था मंगलौर की संधि के तहत समाप्त 1780 से 84, और 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। तय हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहली संधि मद्रास की संधि, दूसरा जो समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, और तीसरा समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1782 में किसकी मृत्यु होती है? तो हैदर अली की मृत्यु होती है। रणजीत सिंह का संबंध किससे है? तो सुकर चकिया मिसल से है। सुकर चकिया मिसल से है। इनका राजनीतिक राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ था? तो धार्मिक राजधानी था आगरा नहीं, अमृतसर। धार्मिक राजधानी अमृतसर था। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमृतसर का जो मंदिर है, हर मंदिर, उस पे सोने की चादर किसने चढ़ाया था? सोने की परत चढ़ाया है रणजीत सिंह ने ही। तब से उसे किस नाम से जानते हैं? गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल, हर मंदिर को गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल डेट के साथ याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ हुआ था। और इसी दिन किसका मृत्यु हो गया था? तो बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 की मृत्यु हो गई थी। वही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। और 11 फरवरी 1922 को ही महात्मा गांधी इसे वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को, जिसमें काफ़ी आक्रोश भी देखा जाता है, नाराजगी देखा जाता है। इसके फलस्वरूप जो है 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज दल की स्थापना करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो परिषद में प्रवेश करना था। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। न अपील न दलील की संज्ञा दी जाती है, काला कानून उसे कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? आप लोग को डिस्कशन कैसा लगता है? आप लोग कम से कम कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को डिस्कशन नहीं चाहिए तो वो भी बताइएगा। काफ़ी सारे लोगों को शायद बोरिंग ही लगता होगा, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब डिस्कशन कराना जरूरी है या फिर नहीं है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? यह हुआ है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, चलिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की बात आ रही है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1931 में लॉर्ड इरविन के समय। जबकि तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह जो है लॉर्ड इरविन के समय में नहीं हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से अध्यक्षता किसने किया था? किसने इसमें भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब होता है? तो 1931 में होता है। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। जब महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में काले झंडे दिखाए गए थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है और गांधीवाद नहीं, यह महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में ही कहा था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। काले झंडे इसीलिए महात्मा गांधी को दिखाए गए थे क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसे सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? तो दो महात्माओं का मिलन कहा था। दो महात्माओं का मिलन कहा था। कौन? सरोजिनी नायडू ने। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था 26 से 31 मार्च 1931। 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च 1931 तक हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको क्रमबद्ध तरीके से आप लोग मिलान करने का प्रयास करिएगा भी वीडियो को पॉज करके, और इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा, और दूसरा का बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाया गया था। और 13 दिसंबर को तीसरा जब बैठक हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? यह हो जाएंगी 15 सदस्य थी, जिसमें से एक जो थी मुस्लिम महिला थी, उनका नाम क्या था? तो बेगम हजाज नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगार मजदूरी आर्टिकल 23, बाल मजदूरी अनुच्छेद 24। ध्यान रखिएगा, ये जो है मौलिक अधिकार में आता है। किस में आता है? मौलिक अधिकार, जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भाग 3 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा की गई है, जिसमें से 6 अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 14 से 18 तक समता का अधिकार है। 14 से 18 तक समता का अधिकार। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में किस किस का चर्चा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 लेकर के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। कब दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए क्लियर हो गया होगा। और 32 में क्या है? तो छठा हो जाएगा, छठा अधिकार यह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में है, जिसमें 5 प्रकार के रीट है और जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? बताइएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। बिल्कुल, 61 में भारत पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी बिल्कुल, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को
शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके जानकारी 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को देना होता है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि गलत है, और यही क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? क्या होती है? 50 सांसदों की। 50 सांसदों की, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में है 18। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 है। कर्नाटक में है 12। बिहार और पश्चिम बंगाल में है कितने? बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं। वही ओडिशा का 10 राज्यसभा का सीट है। गुजरात का कितना है? तो 11 है। और छत्तीसगढ़ का कितना है? छत्तीसगढ़ का है 5 और हिमाचल प्रदेश का है 3। तमिलनाडु का 18, कर्नाटक का 12 राज्यसभा का सीट, बिहार एवं पश्चिम बंगाल का 16 राज्यसभा का सीट, ओडिशा का कितना है? तो 10 है, गुजरात का 11, छत्तीसगढ़ का 5, हिमाचल प्रदेश का 3। आई होप क्लियर हो चुका और राइट आंसर भी मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल का राज्यसभा का सीटें क्या हैं? तो बराबर हैं, 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में मिलता है। अनुसूची 4 में मिलता है। अनुसूची 1 में है क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का नाम है। 2 में क्या है? तो 2 में है पहले वेतन। 3 में क्या है? शपथ है। 4 में है राज्यसभा का सीट। 5 अनुसूची में कौन सा है? तो यह जाएगा SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान। 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में क्या है? विषयों का बंटवारा। 8 में क्या है? भाषा। 9 में है भूमि सुधार। 10 में है दल बदल। 11 में है पंचायती राज। 12 में है नगर पालिका। 12 अनुसूची है। चलिए क्लियर हो गया होगा। मैं इतने बार आप लोग को रिपीट करवा देती हूँ कि आई होप आप लोग को याद हो जाता होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को याद हो गया होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? किसका सर्वाधिक रहा है? तो बलराम जाखड़ का, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता। जबकि 2 स्तरीय किसने दिया था? तो अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने 1977 में द्विस्तरीय प्रणाली दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति है, लेकिन नगर परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। इसकी चर्चा जो है यह आर्टिकल 76 में मिलता है, अनुच्छेद 76 में मिलता है। इसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है और इसका कार्यकाल भी फिक्स नहीं होता है। यह जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? कब कर दिया गया है? तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है सरोद से। किससे है? सरोद से है। वही सितार से हो जाएगा पंडित रविशंकर जी का। अजमद अली खां का संबंध है किससे? नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से है। और सरोद से है अमजद अली खां का। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बांसुरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा। और प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? यह कोच्चि है, केरल है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? यह नहीं पाए गए हैं गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है तो कौन है? तो हो जाएगा सीवेज। सीवेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषण हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? अच्छा, यह हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। जबकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किसे कहा था? नीलगिरी की पहाड़ी को। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? वन्य जीव आया था 1972 और उसके एक साल के बाद ही बाघ परियोजना लाया गया था और यह लाया गया था 1973 में। सेक्रेनाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनाई उत्सव आंध्र प्रदेश। सेक्रेनाई उत्सव आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वहां मैं आप लोग को जरूर से रिप्लाई दूंगी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, यह स्थित है नई दिल्ली में। मिस अर्थ इंडिया 2020 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2020 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? इसकी विजेता है वंशिका परमार। वंशिका परमार, ऑप्शन नंबर बी। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन। कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प का आयोजन किसके कहाँ किया गया है यह बताना है। टाइगर ट्रम्प का जो आयोजन किया जाता है यह भारत तथा अमेरिका के बीच, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह सब करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यह किया गया पुर्तगाल में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुर्तगाल में, ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा है, ऑप्शन नंबर सी। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर कौन है? तो यह सावज है। सावज है। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में से कौन सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान, हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आर्य नहीं हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल। शिव प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है स्माइल योजना। स्माइल योजना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? यह हो जाएंगे शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बताइएगा। बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। अनिल चौहान। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा LVM-3M2। LVM-3M2। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी आवंटित की गई है? यह आवंटित की गई है 79,000 करोड़, 79,000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दलहन उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। सर्वाधिक दलहन का उत्पादन 2022 के अनुसार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? किस ऑपरेशन की?
तो यह हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र, पहला आर्द्रभूमि कंजर्वेशन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और किसे शामिल किया गया था रामसर स्थल के रूप में? यह शामिल किया गया था उड़ीसा के चिल्का झील को। और पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर ए। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है रेड क्रॉस दिवस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हो जाएगा मालदीव। 22 एकड़ ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बन गए हैं राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। यह हो जाएगा गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? यह गुजरात का है। सतरिया असम का हो जाएगा। कथक उत्तरी भारत का हो जाएगा। बिहू असम का हो जाएगा। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण श्रीनगर में किया गया है और इसका अनावरण किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तोमर लिस्ते बन गया है। तोमर लिस्ते बन गया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? कब तक? तो यह हो जाएगा 2041 तक। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। हाल ही में ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह जगह सामाजिक कार्यकर्ता। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर ए। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात कहाँ है? तो यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? यह होती है किस मिट्टी में? तो लाल मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में द्वितीय मिट्टी है जो कि सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। पूरे भूभाग का 18% भाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता 1960। 3 नदियों का जल दिया गया है और 3 नदी का जल हम लोग यूज करेंगे, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब को दे दिया गया है पाकिस्तान को। रावी, ब्यास, सतलज हम लोग यूज करते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइएगा। तो यह हो जाएगा नागपुर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कटिहार। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो इसका प्रचालन जो है 1998 ईस्वी में परिचालन किया गया। 1998 ईस्वी में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना यह जो है हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, प्रेशर, पास्कल, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, यही जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? किसमें? तो एक पेंडुलम का झूलना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती या बदलने की प्रयास करती है?
कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? यह हो जाएगा बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो क्या संबंधित नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। पानी का क्वथनांक बिंदु है। क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक बिंदु 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? यह होती है सबसे कम गामा किरण का, जबकि सर्वाधिक होता है रेडियो तरंग का। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का वर्धक कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का वर्धक कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है या दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा के रूप में। किलोवाट घंटा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन है जो इसमें से सुमेलित दिया गया है? टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने। डायनेमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, माइकल फैराडे ने। चेचक का एडवर्ड जेनर ने। इसमें सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित दिए गए हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो इसकी प्रतिशत है 11.11%। 11.11%। ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। बिल्कुल। अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये सभी के सभी क्या है? सही दिए गए हैं। लेकिन अधातुएं धनायन बनाती है, यह क्या है? गलत दिया गया है। अधातुएं ऋणायन बनाती है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? क्या प्रतिपादित किया? हिदेकी युकावा ने। हिदेकी युकावा ने। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। इसे एक बार कंफर्म ही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। पादप कोशिका की कोशिकाभित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिकाभित्ति पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन की बनी होती है और सेलुलोज की भी बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। फलों में मीठेपन कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फल में मीठापन फ्रक्टोज। फल में मीठापन फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा रोग जो है आनुवांशिक विकार है? यह हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एनीमिया रक्त की कमी से होता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम प्रति किसके द्वारा शुरू की गई? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम प्रति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? सबसे बड़ा संघ जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोड मेटा। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? यह हो जाएगा इकाइनोड मेटा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो यह एंजाइम है पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? कौन सा कथन गलत दिया गया है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। बिल्कुल। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। बिल्कुल। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, जो कि गलत दिया गया है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? क्या होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में।
कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह होता है केचुआ में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, 1 जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं। बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार में अधिक तरलता, बाजार में अधिक तरलता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा कौन सा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है फिलिप्स वक्र द्वारा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? यह क्या है? तो सुरक्षित बाजार है। गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो सुरक्षित बाजार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? किसे ऋण प्रदान करता है? तो यह करता है वाणिज्यिक बैंकों को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम 95 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से 5 क्वेश्चन आप लोग को मैथ और रीजनिंग को देखने को मिलेगा। इसे आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अब आगे से मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को खुद ही अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।